पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लालबर्रा के कंजई परसा टोला में डंपर की चपेट में आने से 2 युवकों की हुई मौत। भाई ही निकला भाई का हत्यारा, कटंगी पुलिस ने किया अंबामाई घाट हत्याकांड का खुलासा। दीपावली, गुरु पर्व और छठ पूजा के दिन पटाखे फोड़ने का प्रशासन ने किया समय तय। कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए झाम सिंह मौत के मामले में सामाजिक जनों और परिजनों की सामने हुई जांच। और अब खबरें विस्तार से। 11 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 20 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 25 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 11 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2214 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2150 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 42 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 221 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 नवंबर को कोरोना पॉजिटिव आए 20 मरीजों में नगरीय क्षेत्र 12 के वार्ड क्रमांक 6 का 55 वर्षीय पुरुष, ग्राम झालीवाड़ा का 65 वर्षीय पुरुष, 60 वर्षीय पुरुष, 23 वर्षीय युवक, लालबर्रा तहसील के ग्राम बल्लारपुर का 45 वर्षीय पुरुष, 14 वर्षीय बालक, ग्राम अमोली का 31 वर्षीय पुरुष, 12 वर्षीय बालिका, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड क्रमांक 21 माधव प्लेस का 49 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 33 अवधपुरी की 51 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 15 गौली मोहल्ला का 19 वर्षीय युवक, ग्राम हीरापुर का 49 वर्षीय पुरुष, कटंगी तहसील के ग्राम खैलांजी की 48 वर्षीय महिला, 35 वर्षीय महिला, 18 वर्षीय युवती, 45 वर्षीय पुरुष व 13 वर्ष का बालक, खैलांजी तहसील के ग्राम कटोरी का 31 वर्षीय पुरुष, 27 वर्षीय महिला तथा परसपाड़ा तहसील के ग्राम उकवा का 29 वर्षीय युवक शामिल है। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से भेजे गए पत्र के अनुसार आदेश जारी करते हुए पटाखे फोड़ने के लिए समय निर्धारित कर दिया है। इस निर्देश के अनुसार कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए इसका सख्ती से पालन करने के लिए आदेशित किया है। जारी किए गए पत्र के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना है कि पटाखे बहुत अधिक आवाज के ना हो। आगामी दिनों में ठंड के कारण प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाएगा, इसलिए दीपावली और गुरु पर्व पर रात 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक और छठ पूजा के दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक केवल ग्रीन पटाखे फोड़े जाने की अनुमति। इस अवधि के बाद पटाखे की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नगर पालिका अधिकारी को पत्र जारी कर आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देशित किया गया है। लालबर्रा थाना के अंतर्गत कंजई परसा टोला के पास डंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 नाबालिग लड़कों की मौत हो गई। घटना इतनी भयानक थी कि इस दौरान रेत से भरा डंपर भी पलट गया। मृतक के परिजनों से मिल रही जानकारी के अनुसार दोनों नाबालिग बालक डीजल के लिए लालबर्रा जा रहे थे। इस दौरान कंजई परसा टोला के बीच में यह घटना घटित हो गई, जिसमें सिवनी जिले के उगली थाना के अंतर्गत बनाथर निवासी सुभाष मानेश्वर और राहुल पिता शेखलाल नागेश्वर दोनों नाबालिग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सर डीजल के लिए आ रहे थे दोनों लड़के जी। कहाँ के निवासी थे दोनों? बनाथर। क्या क्या नाम है? सुभाष, एक का नाम है सुभाष और एक का नाम राहुल है। तो कैसे हुई फिर घटनाएं पता चला? तो हमको जानकारी नहीं मिली सर, लेकिन हम जब जगह में पहुंचे तो दोनों की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी थी। क्या उम्र होगी दोनों की? नाबालिग हैं दोनों सर। गाड़ी मालक ने भेजा था डीजल के लिए, डीजल ला देना कहीं के। चार लड़के जा रहे थे और वो फार्म डालने जा रहे थे और साथ में नहीं लालबर्रा।
इस घटना की जानकारी लगते ही मौके पर लोगों का हुजूम लग गया। इस घटना की सूचना स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा डायल 100 व पुलिस को दी गई, जिसके बाद थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर व सहायक उप निरीक्षक कलशराम उइके पुलिस बल के साथ घटना स्थल पहुंचे और निरीक्षण किया, जहां मृत युवक के पास से मिले आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों से मृत युवक की पहचान ग्राम बनाथर थाना उगली निवासी 18 वर्षीय सुभाष पिता दशेलाल मानेश्वर के रूप में की गई है, जिसकी सूचना मिलने के बाद बनाथर से पहुंचे परिजनों व ग्रामीणों के द्वारा दूसरे युवक की पहचान बनाथर निवासी 19 वर्षीय प्रभुदयाल पिता सेकलाल नागेश्वर के रूप में की गई है। ये लोग आ रहे थे बनाथर से पानी छपा रहे, ये लाल बर्रा। किस संबंध में आ रहे थे? वो कुछ फार्म का समित था उसका। हाँ जी। तो फार्म भरेंगे बोले लाल बर्रा। इसके बाद में हमारे गांव वाले ने बोलने लगे कि डीजल ला लेना, ऐसा बोले तो हमने रखे और चले आ गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर वो एक्सीडेंट हो गए, आ नहीं पाए, गंजे जैसा पहुँचे वहीं पे एक्सीडेंट हो गई डम्फर से। फिर यहाँ पे लाए? तो ये लाल बर्रा हॉस्पिटल में लाए। आज सुबह 100 डायल पर सूचना प्राप्त हुई कि परसा टोला में एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मौके पे ही 2 व्यक्ति ख़त्म हो गए हैं। इस सूचना पर वहाँ रवाना हुए तो वहाँ देखा कि एक डम्पर MP 52H0131 पलटा हुआ है, पास में एक मोटरसाइकिल और 2 व्यक्ति मृत पाए गए। जो घटना का पता करने पर पता चला कि सुभाष मानेश्वर उम्र 18 साल निवासी बनाथर और प्रभुदयाल नागेश्वर उम्र 19 साल निवासी बनाथर, ये दोनों बनाथर से डीजल लेने के लिए मोटरसाइकिल क्रमांक MP 50 MS 6292 से लाल बर्रा की तरफ आ रहे थे और लाल बर्रा की तरफ से डंपर जा रहा था। इनमें एक्सीडेंट हुआ है और इस घटना में दोनों ही मौके पर मृत हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल तत्काल भिजवाकर यहाँ पर देहाती मार्ग और देहाती अपराध डंपर चालक के विरुद्ध दर्ज किया गया है और डंपर को वहाँ से थाना लेके आ गए हैं। ड्राइवर की तलाश जारी है और इसमें अपराध पंजीबद्ध हो गया है। अग्रिम विवेचना की जा रही है। विगत 11 सितंबर 2020 को कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए झामसिंह धुर्वे मौत के मामला चल रही मजिस्ट्रियल जांच के दौरान घटना स्थलों का मुआयना कर पंचनामा तैयार किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के आदिवासी समाज के पदाधिकारी, सामाजिक जन और परिजन उपस्थित थे। दूरभाष पर चर्चा के दौरान आदिवासी समाज द्वारा झामसिंह की मौत के मामले में जांच के लिए बनाई गई कोर कमेटी के सदस्य ध्रुव किशोर मरावी ने बताया कि आदिवासी समाज के जन आंदोलन के दबाव के चलते ग्राम बाल समुंद में पीड़ित परिवार के घर जाकर बयान एवं घटना स्थलों का मुआयना कर पंचनामा के लिए मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज संगठन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यवाही की गई, ताकि मजिस्ट्रियल जांच में पारदर्शिता बनी रहे और मृतक परिवार को न्याय मिल सके। यही सबकी मांग है। जिला प्रशासन द्वारा 5 दिन पूर्व रोजाना दिहाड़ी मजदूरी के लिए आने वाले मजदूरों को राजघाट चौक से जय हिंद टॉकीज मैदान में बैठने के लिए आदेशित किया गया था, लेकिन आज जिला प्रशासन के इस आदेश का असर इन मजदूरों में नहीं दिख रहा है और वे रोजाना की तरह राजघाट चौक में ही ठिया लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाने में लगे हुए हैं। वहीं मजदूर सुविधा और सुरक्षा के अभाव में जय हिंद टॉकीज मैदान में मजदूरों ने ठिया लगाने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा जय हिंद टॉकीज मैदान में मजदूरों के लिए मूलभूत इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर राजघाट चौक और जय हिंद टॉकीज मैदान में कार्य करने वाले मजदूर काफी परेशान हैं। राजघाट चौक में बरसों से बैठकर मजदूरी तलाश करने वाले मजदूरों को जय हिंद टॉकीज मैदान जाने में डर लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि जय हिंद टॉकीज मैदान में पहले से ही कुछ मजदूर बैठते हैं, ऐसे में राजघाट चौक के मजदूर वहां जाएंगे तो वहां के मजदूर उनसे मारपीट कर सकते हैं। सर वहाँ पे अपन इसलिए जाना तैयार नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई मकान मालक नहीं आते ना, और वहाँ पे रोज़गार नहीं मिल पाएगा। सब लोगों को मालूम है कि रोज़गार यही मिलता है और वहाँ पे इतने ट्रांसपोर्ट के ट्रक खड़े रहते हैं ताकि हमको ना गाड़ी रखने के लिए सुविधा है, ना मोटरसाइकिल रखने के लिए, ना साइकिल रखने के लिए सुविधा, कुछ नहीं।
डिलीवरी कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे सीए में? सीए में कब से काम कर रहे हैं? हमको तो 15 साल हो गए। यहाँ डेली रोजगार यहाँ मिल पे जाएगा? रोजगार नहीं मिला। अच्छा, अभी प्रशासन वालों ने बोले थे कि आप वहाँ चले जाइए, तो आप वहाँ गए थे क्या? गए थे वहाँ, हम लोग 2 दिन रहे, हमको वहाँ कोई रोजगार नहीं मिल पाया। रोजगार ये देखिए, हमारा ऐसा है कि हमको काम कहीं भी मिले, हम यहाँ भी रहेंगे वहाँ भी रहेंगे, एक ही बात। यहाँ भी रहेंगे तो एक ही बात है, वहाँ भी रहेंगे तो एक ही बात है, हमको काम मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो मैं एक बात बोलूँ आपको, मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि हमको काम मिलना चाहिए। ये बोलते हैं कोरोना है, ये कोरोना कहाँ है? कोरोना कहाँ है? चौक में जी, पर ये क्या है, यहाँ लेबर चौक बहुत दिनों से चल रहे हैं, पर यहाँ से हटाना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि यहाँ तकलीफ हम मजदूरों लोगों को होगी इसमें। सूरत में क्या है, आजू बाजू से कोई आते हैं, वो पहले यहीं आते हैं, वहाँ अभी बनने का भी कुछ नहीं है, बना कुछ नहीं है जी वहाँ, और वहाँ तालाब भी है, और वहाँ झगड़ा वगड़ा हुआ तो कोई तालाब में गिर जाए, कुछ हो जाए तो उसका प्रशासन क्या करेंगे? तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे? वहाँ व्यवस्था बैठने बैठने की व्यवस्था होना चाहिए वहाँ। पानी वगैरह? अब वो पानी वानी सब तो वहाँ तालाब है, वहाँ इसी कारण ये चौक वहीं नहीं जाएंगे अभी। तो आप लोग की दिली इच्छा क्या है कि यही रखना चाहिए क्या? स्वास्थ्य विभाग भले ही बार बार लोगों को चेता रहा हो कि ठंड में कोविड से सावधान रहना है, सतर्क रहना है, लेकिन उससे परे बालाघाट जिले में लोगों के भीतर से कोरोना का डर पूरी तरह से खत्म होता दिखाई दे रहा है। इसकी बड़ी वजह स्वयं स्वास्थ्य विभाग दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर से लेकर अब तक लगातार जिस तरह कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आती जा रही है और लोगों को होम आइसोलेशन करके इलाज करवाया जा रहा है, उसके बाद से तो कोरोना से लोगों का भय इस तरह से समाप्त होता दिखाई दे रहा है जैसे कोरोना ही खत्म हो चुका है। तभी तो वर्तमान समय में आधा सैकड़ा से थोड़ा अधिक पॉजिटिव मरीजों का जिले के भीतर इलाज चल रहा है। इनमें भी 90% आइसोलेशन में है, जिस कारण अस्पतालों में की गई तैयारियों की अब जरूरत दिखाई नहीं दे रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोजाना जारी किए जाने वाले आंकड़ों पर गौर फरमाया जाए तो यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जिले के भीतर कोविड-19 भले ही बालाघाट, बैहर, लांजी में 575 बेड एवं ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है, जिसमें 90% बेड पूरे जिले में खाली पड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च कर तैयार किए गए ICU के 17 बेड के रूम में ताला लटका हुआ है। ये सारे आंकड़े भले ही लोगों को कुछ देर के लिए सुखद लगे, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि बीते 1 महीने के भीतर जिले से बाहर इलाज कराने गए आधा दर्जन से अधिक लोगों की कोविड की वजह से मौत भी हो चुकी है। वहीं आंकड़ों के गणित को देखा जाए तो बीते 1 महीने से जिले के भीतर कोविड की वजह से मौतों का आंकड़ा 10 पर ही अटका हुआ है। इसीलिए भी धीरे धीरे जिले के भीतर कोरोना ने भले ही समाप्त ना हुआ हो, लेकिन उसका डर समाप्त होता दिखाई दे रहा है। इन सब बातों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि वह दिन अब दूर नहीं है जब लोग कोरोना के आंकड़ों पर गौर ही करना छोड़ देंगे और स्वास्थ्य विभाग इन आंकड़ों को जारी भी करना बंद कर देगा और कोविड के लिए तैयार की गई सारी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे सामान्य करते हुए बंद कर दिया जाएगा। आगामी दिनों में बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर प्रारंभ होने वाली धान की खरीदी के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघ के सहायक प्रबंधक कृष्ण राज सिंह परतेती को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बनाया गया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसान अपनी शिकायतें एवं समस्या के निराकरण के लिए इस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 07632243313 पर संपर्क कर सकते हैं। नियंत्रण कक्ष कार्यालय समय प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। 6 नवंबर की रात 9:30 से 10 के बीच बैहर जिले के कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगे हुए कोमादेही मालखेड़ी के जंगलों में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान मारी गई महिला नक्सली शारदा के शव को लेने के लिए उसके परिजन घटना के 6 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बालाघाट नहीं पहुंचे। महिला नक्सली के शव को जिला अस्पताल में के मर्चुरी में सुरक्षित रख दिया गया है और उसके परिजनों को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सूचना भेज दी गई है। बावजूद इसके 6 दिन बीत जाने के बाद भी उसके परिजन शव लेने नहीं आए हैं।
औपचारिक चर्चा के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी ने बताया कि महिला नक्सली के परिजनों को सूचना भेज दी गई है और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि परिजन शव लेने के लिए बालाघाट पहुंचे। यदि नक्सली महिला के परिजन नहीं आते हैं तो नियम के अनुसार महिला नक्सली के अंतिम संस्कार की कार्यवाही कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2019 में लांजी के पुजारी टोला में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए थे, जिसमें से महिला नक्सली नंदे के परिजन उसका शव लेने के लिए बालाघाट नहीं आए थे। इस दौरान उसके शव का पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किया गया था। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अंबामाई घाट में 15 अक्टूबर को हुए अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए कटंगी पुलिस ने बरघाट मानेगांव निवासी नंदकिशोर ठाकरे की हत्या के आरोप में मृतक के भाई विशाल ठाकरे को गिरफ्तार किया है। आरोपी विशाल ने पैसों के लिए अपने भाई की हत्या कर दी थी। जानकारी के अनुसार आरोपी विशाल ने 14 अक्टूबर की रात्रि नंदकिशोर की मोटरसाइकिल को बरघाट अस्पताल में रखकर घर की बोलेरो वाहन में भाई नंदकिशोर को साथ में लेकर कटंगी अंबामाई जंगल की तरफ गया था, जहां लघु शंका के बहाने से उसे वाहन से उतारा था और जब नंदकिशोर लघु शंका करने लगा तब आरोपी विशाल ने एक बड़ा पत्थर सर पर मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं मृतक नंदकिशोर के मोबाइल को अपने पास रख लिया, जिसकी सिम और बैटरी को घर की धान की फसल में फेंक दिया। वहीं मोबाइल को अपने कमरे की पेटी में छुपा दिया। घटना के दौरान मृतक के खून के छींटे आरोपी विशाल के कपड़े में लगे थे। मामले की तहकीकात करने पर नंदकिशोर का हत्यारा उसका अपना सगा भाई निकला, जिस पर पुलिस ने घटना में उपयोग हुआ मोबाइल, बोलेरो वाहन व मारने के लिए उपयोग किया गया पत्थर जब्त कर विशाल ठाकरे पिता भीमसेन ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पैसों के लिए हत्या करने की बात स्वीकार की है। आरोपी का जुर्म इकरार करने पर पुलिस ने आरोपी विशाल के खिलाफ 302, 201 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।